बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक बार फिर मामला घड़ी का है ज़ेर बहस, इसकी सुइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं ये आज ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। जुल्फ़ी बुखारी साहब से बात होगी आज के हमारे इस प्रोग्राम में। कोई सहाफ़ी दोस्त हमारे जो हैं वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि घड़ी इस्लामाबाद में बेची गई थी, वहाँ से होती हुई UAE गई और फिर वहाँ से ये उमर फ़ारूक तक पहुँची। PTI ये मानती है कि उनके पास तमाम शवाहिद, रसीदें और उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स मौजूद हैं। लेकिन कल हमने देखा कि उमर फ़ारूक जो हैं वो फवाद चौधरी की मुबैना जो चैट है वो भी सामने ले आए। अब उससे क्या मकसूद है, क्या वो अपने उस दावे की सबूत में मज़ीद कोई एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कि जो वो दावा करते हैं कि उन्होंने ख़ुद ये शहज़ाद अकबर और फ़राश कोगी साहिबा से ख़रीदी थी, ये बात दुरुस्त है ये नहीं। ये मामला ज़ेर बहस आएंगे। और फिर आर्मी चीफ़ की तयन आती है। इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मिलते हैं, बार बार उनसे ये सवाल पूछा जाता है, वो ये फरमाते हैं कि हम अब देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर गामज़न हैं। क्या नए चीफ़ की तैनाती से जो मुल्क की मौजूदा सियासी बहरान है ये हल हो जाएगा या नहीं। फैसल वाडा साहब ख़बरों में आए हैं क्योंकि वो कहते हैं मैं वादा माफ़ गवाह तो नहीं बनूंगा, अलबत्ता पार्टी की सफाई करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई, 24% इजाफों के साथ मजमूई कर्जा जा जो हैं 62 ट्रिलियन रुपयों तक जा पहुँचे हैं। क्या वजह है, क्या हल है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। सर, इससे पहले कि जुल्फ़ी बुखारी साहब से बात करें या रहनुमाओं के बयानात नशर करें, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आप इस एपिसोड को 2 दिन से देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ दावेदार सामने आ रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पर भी इस पर क़यास रहियाँ या अपनी अपनी मनपसंद के तबसरे किए जा रहे हैं। इदारती तौर पर इस वक्त सवालात उठते क्या हैं उमर फ़ारूक के लिए या फिर इमरान खान साहब के लिए? देखें, एक तो सवाल ये है ना कि घड़ी जो है वो ली गई तोशा खाने से जी, खरीदी गई और फिर उसके बाद उसको बेचा गया जी। तो ये जो बेचना है ना किसी तोहफे का वजीर आजम की तरफ से, इस पर ही हैरत का इजहार हो रहा था और ये एक बड़ी खबर थी। ये तोहफे जो हैं वो बरसों से ये दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से मार्केट में बेचने की कोई खबर नहीं आई। ज़ाती इस्तेमाल में तो थी जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की गाड़ी जो है। हाँ, मुमकिन है उन्होंने भी वो चीज़ें बेची हों किसी ने, लेकिन वो कोई खबरों का मौजू नहीं बनी। अब ये एक तोहफे दिए गए और बहुत कम मुद्दत में उनको बेच दिया गया। एक तो ये ना 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल गुजर जाए फिर आप बेचें, तो एक तो इस लिहाज से एक सवाल खड़ा हुआ। ये एक अखलाकी सवाल था, ठीक है, क्या यानी कानूनी पहलू मुनासिब थी सही कि वज़ीर आज़म ये काम करते। जनाब जुल्फ़िकार बुखारी साहब तशरीफ़ ले हैं। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू सुनिएगा, मैंने 2 बयान आपको सुनाने हैं। दूसरी बात यह है कि अब एक चीज़ जो है वज़ीर आज़म ने ख़रीद ली, उसका एक प्रोसीजर है, बिल्कुल है, उसकी कीमत का तयन हुआ और फिर उसके 20% अदा किया। 20% उस वक्त के कानून के मुताबिक या ज़ाब्ते के मुताबिक उन्होंने उसको वो रकम दे के ख़रीद लिया और उनकी मलकियत होगी, वो उनकी मलकियत होगी। अब उन्होंने कहाँ बेचा है उसको, वो एक अलग मामला है। अब ये जो आए ना साहब उमर फारूक ज़हूर जी साहब, जी जी जी, अब इन्होंने कहा कि ये दुबई में हाँ, मेरे पास पहुंची है और फरा बीबी साहबा, फरा खान, बीबी, हाँ, फरा खान और लेके आई हैं और शहजाद अकबर ने शहजाद अकबर साहब ने एस्टेब्लिश करवाया, ये वो दावा करते उनका हैं। राब्ता कराया। हालांकि दोनों शख्सियात इसकी नफी कर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने जो इसकी कीमत बताई वो बहुत ज्यादा थी, वो अरबों में चली जाती। अब बड़ा दिलचस्प बात यह है कि हमारे नौजवान अखबार नवीस हैं सोशल मीडिया के, यासिर शामी, उन्होंने स्टोरी की है दुबई के एक और दुकानदार ने जी, या ट्रेडिंग कंपनी ने जो घड़ियों की तजारत करती है, उसने ये दावा किया है कि ये घड़ी जो थी उनके पास आई थी। ये उसका स्टाइल आउट वॉचेस उसका नाम है, यूएई में बड़ी मारूफ है घड़ियों की। और 2019 में
उन्होंने इसको $2.5 लाख में फरोख्त किया। अब अगर आप ये देखें तो उनका भी दावा ये है कि ये एक ही घड़ी है दुनिया में जी, इसका दूसरा, जी ये ग्राफ की घड़ी है, मक्का एडिशन इसे ठीक है कहते ना, इसकी कोई दूसरी जो मसील नहीं है। अब अगर वही घड़ी है जो उनके पास थी तो वहां कैसे पहुंचे? तो फिर जो ज़हूर साहब के पास घड़ी आई है, उमर फारूक ज़हूर के, वो कौन सी? वो कौन सी घड़ी थी? क्या ये वही घड़ी है या ये कोई और घड़ी है या कोई नकली घड़ी बन गई है? सही। अब ये सारे सवालात उठे। अब दोस्त जो है ना, उमर फारूक ज़हूर के बारे में, उनके माजी के बारे में कई बातें की जा रही हैं, नॉर्वे, तुर्की, युगांडा के हवाले से भी। वो कुछ भी हो, इससे कतई नजर, सवाल ये है कि उन्होंने दावा किया है कि ये घड़ी मैंने खरीदी। अब उन्हें सबूत लाना होंगे, अब उनको ये सबूत देना होगा। बिल्कुल ठीक। और ये जो दूसरे दावादार पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं हमने बेची है, $2.5 लाख में बेची है, ये भी एक नई कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल 2019 में बेची अगर तहरीक इंसाफ का ये दावा कि उन्होंने खरीदने के बाद जो बेची उसका तरीक़ाकार या रसीदें उनके पास मौजूद है तो फिर उनकी हेडें खत्म हो जाती है। देखे ना, एक चीज आपने बेच दी, अगर आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है तो उनके सर दर्द तो फिर कितने में आगे बिकी, उससे आगे बिकी, उससे आगे बिकी, ये उनका दर्द सर नहीं। चले जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये दो चीज़ें मैंने आपको सुनानी भी थी। एक तो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं इमरान रियाज खान, वो कहते हैं घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजर को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची गई। शफीक ने यूएई के ताजर ओवैस मर्चेंट को, और वहाँ से फिर ओवैस मर्चेंट ने अमारात की एक शख्सियत को बेची, वहाँ से उमर ज़हूर तक ये घड़ी पहुँची। आप इससे एग्री करते हैं? कहाँ बेची सबसे पहले घड़ी, कुछ बता सकते हैं आप? देखें, यहाँ होता ये भाई कि तोशा खाना के पास जब वो अपनी एफपीआर से और बाकियों से इवैल्यूएशन कर लेते हैं किसी भी तोहफे की, तो फिर उसके बाद उनके पास एक लिस्ट होती है जिसके जरिए वो डीलर्स को कॉल करते हैं और जो वहाँ बेहतर कीमत दे, जो भी उनमें से आई गेस बेहतर कीमत ऑफर करें बिक जाए। अब शफीक साहब ने इसकी आई गेस यही है कि जो बेहतर कीमत दी थी, सारी बात है वही ली होगी, और वो जो बेहतर कीमत में शफीक साहब ने जब कीमत दे दी है और घड़ी ले ली है, उसके बाद अभी जो तर्जिया चल रहा था वो बिल्कुल सही था। उसमें एक सिर्फ चीज थी कि देखें, एक दफा शफीक साहब ने ले ली घड़ी, उसके बाद वो 10,000 भी दुबई के डीलर्स को दें और उनमें से अगर एक दफा कोई बेच दे और उसके बाद 10 दफा भी आगे बिक जाए, वो उसकी सफाई ना हमें देनी पड़ती है, ना खान साहब को, ना किसी की वो जुरिस्डिक्शन भी है, क्योंकि वो एक घड़ी है 10 हाथों चेंज करेगी अगले शायद। मगर जुल्फी साहब, जिसको घड़ी इमरान खान साहब ने बेची उसका रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर आपके पास मौजूद है। देखें, जो घड़ी खान साहब ने बेची है शफीक साहब को, वो आप इसकी तस्दीक करते हैं वो शफीक साहब को बेची है? मैं उनको शफीक साहब को जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे पता चला है जी वो यही है कि ना खान साहब जानते हैं कि किस डीलर को दी है, लेकिन जो मुझे भी पता चला है वो यही है कि शफीक साहब को ही बिकी है, क्योंकि शफीक साहब ने पहले इस्लामाबाद में भी उस घड़ी को बेचने की कोशिश की अलग अलग इन्वेस्टर्स को या जो लोग घड़ियों के शौकीन है वगैरह, तो शफीक साहब ने लिए और शफीक साहब को ही एफआईए ने अरेस्ट किया था और उनको ही उन्होंने अंदर रखा हुआ था, और वो ही इसी दबाव की वजह से कई महीनों से भागे हुए हैं, अच्छा, कहीं या किसी और मुल्क, तो वो भी मुल्क से बाहर है क्योंकि उस बेचारे को भी तंग किया गया कि आगे करें, उनका काम ही है। घड़ी खरीदना तो कोई जुर्म नहीं हो सकता ना। अगर किसी शख्स ने घड़ी खरीदी है तो उसने कोई जुर्म का इर्तिकाब तो नहीं किया ना। नहीं किया, लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली यहाँ जब हुकूमतें बदलती हैं तो जिस इंसान ने खरीदी हो उसको बुला के उसको डराया धमकाया कि आप बोलें कि ये किया, आपके इतने की बेची है, ये आपने नहीं बेची, ये आप फरा बीवी आ गई है। मुझे अब ये बताएं, इसमें जो सारी जो मजेदार चीज वो ये है कि एक जो घड़ी बिकी है शफीक साहब से और वो आगे जाके एक इंडिपेंडेंट रिनाउंड
वॉच सेलर ने वीडियो लगाई है कि ये मैंने 2019 में $2,50,000 की बेची है। अब वो उमर फारूक ने खरीदी हो या फलाना किसी और ने खरीदी हो, वो किसी को नहीं पता कि उनको कब तक मिली है, उसके बाद मिली है या उसके 2 हाथ बाद मिली है। लेकिन घड़ी उन शफीक साहब से पाकिस्तान में बाहर। अच्छा, दो चीज़ें हैं सर, दो चीज़ें जुल्फी साहब। एक तो ये जो शख्स हैं, इनको ज़ाहिर बात अब शवाहिद तो सामने लाने पड़ेंगे, लेकिन ये इन्होंने कुछ चैट्स भी रिलीज़ किए हैं मुबैना तौर पर जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुई हैं, और उनकी तस्वीरें भी हैं जो हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी। तो वाज ही वेल नोन विद इन द पीटीआई सर्कल्स? नहीं, नॉट एट ऑल। उस पर मैं जरा एक सेकंड आता हूँ। मैं आपसे एक और बात कह दूं। देखें, वो जो भी शख्स है, मैं उनको जानता नहीं हूँ ना, मैं जिंदगी में उनको कभी मिला हूँ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उनको जानते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जी मैं कई मल्टी बिलियनर्स को जानता हूँ दुनिया में, हर किस्म के, हर मुल्क से। कोई भी उनमें से बिलियनर ऐसा नहीं है जो 2 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर रहा हो कैश में और उसके पास कोई सबूत ना हो, चाहे वो जितना भी अमीर हो और उसको पैसों की जितनी भी परवाह ना हो। कोई ऐसा शख्स, चाहे बिल गेट्स हो चाहे कोई और हो, जो कभी भी ऐसी किसी ने ट्रांजैक्शन नहीं की। इनका कहना ये है कि फराज साहिबा बेसिकली आई हैं उनके दफ्तर, और इनके पास अपने दफ्तर में, जो दुबई सबसे बड़ी सेफ सिटी है दुनिया की, उनके पास कोई अपने दफ्तर के लॉबी का या अपने दफ्तर के अंदर या निकलते वक्त उनके पास उनका कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, घड़ी उनके हाथ में हो ना, उनके पास कोई ये सीसीटीवी कैमरा कि वो निकल रही है और 3 बैग एक औरत उठा के $2 मिलियन के, पता नहीं एक बैग में आते हैं 2 या 3 में, वो उठा के वो भी बाहर निकल रही है, वो भी उनके पास नहीं है। कोई साइन लेटर। अच्छा, आपको यानी खुद अंदाजा नहीं है कि 2 मिलियन जो है कितने बैग्स में आता है? मैं लाइटली पूछ रहा हूँ आपसे। I guess depending on denomination। अच्छा। लेकिन बात ये कि इनके पास कोई चीज इनके पास नहीं है कि वो आई और ये, और फिर उससे पहले भी उनके पास कोई चैट नहीं है कि फरा साहिबा जी आप इतने बजे मेरे दफ्तर आ जाएं, ये रही मेरी पिन लोकेशन, ये रहा मेरा दफ्तर, ये यहाँ मिलना है वहाँ मिलना है, अच्छा कौन सी घड़ी है, कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं है। अचानक आई है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, घड़ी दी गई है, पैसे दिए गए हैं, किसी ने देखा नहीं, कैसे आई है, कब आई है, वो भी कोई सबूत नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, उनके सेफ से वो $2 मिलियन। ये तो हो गया ना आपकी वजाहत। अब आप ये बताएं, जो खान साहब ने ये बेची, बिल्कुल उनका हक है बेचना, उसकी सबूत, उसकी रसीद तो है, और फिर क्या वो गोश्तवारों में उसका इजहार भी किया गया? और तीसरा हम सवाल ये बताएं कि वो जो रकम थी वो कहाँ लगी? देखें, खान साहब की, देखें इसमें 2-3 चीजें हैं हमने देखनी, और हमने देखना है कि हमारा स्टांस क्या है। हमारा स्टांस ये है कि एक इंसान जो दुनिया भर में मशहूर है फ्रॉड के लिए, जो नॉर्वे की सिटीजनशिप उसने अपनी सरेंडर की थी कि उसको एक्सट्राडाइट ना किया जाए क्योंकि उसने नॉर्वे का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया हुआ है, और उसके 2 भाई अभी जेल में भी हैं इसकी वजह से, और ये इंटरपोल में कई मुल्कों में फ्रॉड किया हुआ है। वो कह रहा है कि मैंने $2 मिलियन की ये खरीदी और एक खातून आई और उन्होंने मुझे बेचा है। बात ये हो रही है, जहां तक खान साहब की बात है, उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि कितने की खरीदी है, उन्होंने बोला कि उन्होंने वो डिक्लेयर अपने अकाउंट्स में भी किया हुआ है, उन्होंने उस डिक्लेरेशन के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स भी दिया हुआ है। तो उन्होंने अपने लिहाज से हर एक वो चीज फुलफिल की हुई है, रसीद भी दिखाई है, जो उनने अपनी, जो उनकी मालकियत है, चाहे घड़ी हो चाहे जमीन हो, उनने बेचने में और बेचने के बाद जो एक जिम्मेदार शहरी को करना चाहिए वो उनने किया है। अच्छा, जुल्फी साहब जरा ये बताइए, वो पैसे, अब वो आपकी सवाल जो है कि अब वो उन पैसों से रोड बनाए, आग में फेंके, कुछ चैरिटी में दे दें, शौकत खान की उनको जो मर्जी करना है, वो उनके पैसे बन गए और उन डिक्लेयर्ड पैसे हैं उनके, उस पे उनने टैक्स भी दिया हुआ है। अच्छा, तो आप उसमें ये बात खत्म हो जाती है। आप ये बताएं कि आपको भी तोहफे मिले होंगे दौरों पे? जी जी। तो आपने भी खरीदे हैं कोई तोशा खाने से? मैंने एक घड़ी खरीदी है जी, जो मेरे पास ही है। अच्छा। वो कितने की थी जुल्फी साहब, वैसे अगर बताना पसंद करें? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक उसकी कीमत कोई आई थिंक 3-4 लाख रुपए थी, ऐसे कुछ, और मेरे अकाउंट से चेक किया है, चेक का नंबर चेक भी होगा, चेक का नंबर भी है, किसी टाइम आपको उस पर
کبھی بھی اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو عمر فاروق صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو شہرت ہے اس پہ تحریک انصاف کے تمام رہنما سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن جب یہ آپ لوگوں سے ملا کرتے تھے، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے کئی رہنماؤں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں، تب پی ٹی آئی کو علم نہیں تھا کہ یہ شخص کس شہرت کا حامل ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ لوگوں نے بیک گراؤنڈ چیک کیا یا نہیں کیا. میری ایک عادت تھی کہ میں کوشش کرتا تھا اسپیشلی خان صاحب کے پاس لے کے جانے میں بہت سی تفصیل سے بیک گراؤنڈ چیک کرتا تھا, اور میں لکی بھی تھا کیونکہ باہر سے جو بھی آتا تھا مجھے 2 منٹ لگتے تھے اس کے بیک گراؤنڈ نکالنے میں یا ان کے جو ریپوٹیشن نکالنے میں. باقی جو لوگ ہیں دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ ملتے ہیں, 10 ملین کا آپ کا اوورسیز کا ڈائسپورا ہے, وہ کوئی اربوں شیخوں کے ساتھ بھی آئے ہیں جو ان کی وزٹ تھی اور اس کے ساتھ ایک انٹراج کے ساتھ آئے ہیں, تو ممکن نہیں ہوتا. اگر میں عمان سے فار ایگزامپل یا ہر ملک سے میں ڈیلیگیشن لے کے آیا ہوں, اس ڈیلیگیشن میں اگر 1-2 لوگ ان کا کوئی ذاتی فراڈ نکلا ہے تو اس میں کوئی مطلب ہے کہ آپ منسٹر کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا, وہ تو کھڑے ہو کے تصویر لے لیتے ہیں. آج اگر میں نے 100 تصویریں لوگوں کے ساتھ لی, مجھے کیا پتا میرے میرے لیفٹ سے اگر کوئی کھڑا ہوا ہو. اور جو لوگ جانتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ بات کریں گے فواد چودھری صاحب کی کنورسیشن کی, فواد چودھری صاحب ان کو جانتے ہیں اور وہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی زبردست انٹیگریٹی وائز زبردست انسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے پیسے بنائے ہوں گے, ایک فراڈ کر کے دبئی بھاگا ہوا ہے, وہاں اس نے اپنا اچھا سا ایک لائف اسٹائل سیٹ اپ کیا ہے. وہ بے شک کئی لوگوں کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, کئی اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہو, بڑے ناموں کے ساتھ بھی بزنس کر رہے ہوں گے. اٹس بسائڈ دا پوائنٹ. تو اس کو اگر آپ فواد چودھری صاحب کی کنورسیشن بھی دیکھ لیں, اس کا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سدھر جاؤ, کیا تم ایک غلط چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو. کوشچن ایکچولی یہ ہے اجمل بھائی کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ صرف ان میں کس غرض کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے یہ ایک انٹرویو اور اس کی ہے. کیا صرف اپنے آپ کو ECL اور انٹرپول سے اتارنے کے لیے انہوں نے جو 1 مہینے پہلے اترے ہیں ایگزیکٹلی تب اس چیز کے پیچھے کیے, یا اور کوئی غرض یا اور کوئی لالچ یا اور کوئی بلیک میل کے پیچھے یہ چینج ہوئے, یا کوئی اور وجہ سے؟ کوشچن تو یہ کہ نے کیوں یہ کیا بغیر کیونکہ سمجھدار شخص لگتے ہیں, دنیا بھر میں فراڈ کیا ہوا ہے تو ذہن تو ہوگا, تو کس چیز پہ ان نے یہ چیز کی بغیر سوچے سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے بولا گیا ہے کہ ٹی وی پہ جا کے میں یہ الزام لگاؤں بغیر کسی ثبوت کے. بہت ٹھیک ہے زلفی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. اب یہی اہم سوال ہے کہ اب یہ جو عمر فاروق ظہور صاحب ہیں, یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا اگر یہ ثبوت سامنے لے آئیں تو پھر تو یہ جو پاکستان تحریک گھڑی تو اس وقت ان کے پاس ہے, گھڑی اس وقت وہ ان کے مالک ہے اس وقت, اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی تعلق تو سارے معاملے سے ہے. پتہ نہیں اب وہ دبئی سے خریدی یا یہاں سے خریدی, انہوں نے خریدی کس سے ہے, یہی نقطہ ہے. دبئی سے خریدی ہے, اس دکاندار سے خریدی ہے جو کہہ رہا $2.5 لاکھ میں بیچی ہے, یا میڈم سے خریدی ہے, یا کسی اور سے خریدی ہے. اب یہ تو پھر پتہ چلے گا جب وقت, پتہ نہیں. اب وہ تو مجھے دیکھیں, یہ جو ہمارے یہ جو 30,000 روپے کی حد ہے نا, جو تحفہ آپ کو 30,000 روپے تک کی حد کا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں, وہ آپ رکھ سکتے ہیں, باقی 50% دینا پڑے گا. اب دوسرے ملکوں میں تو اب امریکہ جیسے ممالک میں تو انہوں نے ایک حد لگا رکھی ہے کہ اس سے اوپر تحفہ لے نہیں, اسٹیٹ جو ہے اس سے اوپر لے نہیں, وہ بھی تحفہ قبول نہیں کر سکتا. وہ بھی میں شمشاد احمد خان صاحب کو سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ جب نواز شریف صاحب گئے امریکہ تو جو پریزیڈنٹ کلنٹن تھے نا, ان کی بیٹی کے لیے انہوں نے کوئی زیور کا ایک سیٹ پیش کیا, تو ان کو کلنٹن نے لینے سے انکار کر دیا کہ بھئی میں اس حد سے نیچے تحفہ لے سکتا ہوں, اس سے اوپر نہیں لے سکتا, قیمتی تحفہ نہیں لے سکتا. تو اصول تو یہی ہونا چاہیے. بہرحال گھڑی جو ہے نا اب پاکستان میں بھی نا یا تو طے کر لینا کہ یہ مختلف یہ وفود میں, ابھی تو یہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں نا, مختلف سرکاری افسر جاتے ہیں, ان کا بھی پتہ نہیں چلتا وہ کیا تحفے لے کے آئے ہیں. یہ بات ٹھیک. ابھی تو ہمارے جو جنرل پرویز مشرف ہیں, جب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ نے دبئی میں یہ کیسے خرید لی, دبئی میں یا لندن میں یہ فلیٹ کیسے خرید لیا, تو انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ عبداللہ تھے انہوں نے گفٹ کیا ہے. اچھا, ویسے ایک غیر مصدقہ اطلاعات ہے, اس کی تصدیق تب بھی ہو سکتی ہے جب توشہ خانہ کی ڈیٹیل ایگزیکٹلی ہمارے پاس آئے کہ سب سے زیادہ جو تحائف قبول کیے اور پھر خریدے بھی وہ شوکت عزیز صاحب نے.
बात देखें ना, ये हमें कोई चीज तो तय करनी चाहिए ना। लेकिन घड़ी पे आके सर अट जाते हैं, चाहे वो इसलिए कि ये पहला ये इत्तेफाक हुआ है कि ये तोहफे जो हैं वो इस कदर जल्द मार्केट में पेश कर दिए गए हैं। ऐसा ही है। लेकिन घड़ी मौजूद बहस इसलिए बनी और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा इसलिए भी हो रहा है कि घड़ी नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा पहनी थी, जिसमें कहा जाता है कि शहाब साकिब के गुजरे थे, वो भी बड़ी ज़ेर बहस है उसकी कीमत। और फिर यूसुफ गिलानी साहब की घड़ी, उनकी घड़ी, और फिर ये प्यूतन साहब के एक एडवाइज़र थे, उनकी घड़ी थी गोल्ड की, वो नज़र आई। फिर जो नाइजीरिया की जो खातून अव्वल थी, चाइना में ये तमाम घड़ियां जो हैं, इनके कीमती घड़ियां, रोलेक्स की और उसकी, उनके मॉडल मिल जाते हैं, वो आपको कोई 50 युआन में, कोई 100 युआन में। रेप्लिकास की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, रेप्लिका मिल जाते हैं, बड़े उम्दा रेप्लिका दूर से देख के। हाँ, और वो ए क्लास मैं लेके आया, अच्छा, तो अपने बेटे को दी, उमर को, रेप्लिका। अच्छा, उन्होंने कहा मैं नहीं पहनता इसको। अच्छा, पहचान गए वो? नहीं, पहचान गए। तो ये वहाँ तो आम है, ये 150-200 युआन में मिलती हैं। अच्छा, अब ये मौजूदा वज़ीर यूसुफ गिलानी की घड़ी पर हमारे अजीजी सुहेल साहब ने एतराज़ किया था, तो उन्होंने कहा मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप कबूल कर लें। अच्छा, अब मैं इस चंग को ख़त्म करने से पहले हमारी मौजूदा जो वज़ीर इत्तलात है मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और जो साबका वज़ीर इत्तलात हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, दोनों की बड़ी इज़्ज़त है जी। इनकी एक मुकालमा ट्विटर पर आज हुआ, वो नशर भी कर देता हूँ आपस में। हाँ जी, वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि हम आर्मी चीफ के तैनाती के मामले में पीछे हट गए। खान साहब से जो मनसूब बयान था कल का, जो सहाफ़ियों से मुलाकात, उस बयान के ऊपर मरियम औरंगज़ेब साहब ने तबसरा किया, हो कौन तुम भाई, क्वेश्चन मार्क, कि तुम कौन हो इस मामले में बात करने वाले। तो फवाद चौधरी साहब ने लिखा है, ये क्या बाजारी ज़ुबान है, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन ही गई हैं तो तमीज़ सीखो बात करने की, इडियट। ये फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स देखे हैं ना आपने? दोनों रखे हैं मैंने, दिखा दिए कि ये नहीं, ये नहीं, इससे पहले कई ट्वीट्स ऐसे आ चुके हैं। अब एक राना सनाउल्लाह के नाम भी पैगाम जारी किया था। जी हाँ, बार ये तो देखें ना, दो वज़राए, मैं ये कह रहा हूँ दोनों जो है हमारी सियासी अखलाकी तरबियत कर रहे हैं, दो वज़राए इत्तलात के दरमियान की बात है, हम इसमें क्या बोले? नहीं, वज़ीर इत्तलात हैं, दो दरमियान की बात कहाँ रही, पब्लिक हो गई। सब लोग एहतियात करें और शाइस्तगी का दामन न छोड़ें, वक़ार से बात करें, ये एक अच्छी बात है, एक दूसरे का एहतराम करें। चलें, ये मशवरा शामी साहब और मरियम जो है वो तो बड़ी, देखें ना, बावकार खातून है, हमारी बहन है, उनका तो बड़ा, यानी मरियम औरंगज़ेब की बात करना, तो मतलब एक बड़ी एहतियात की बात है। हर वज़ीर को, हर सफ़ीर को, हर अमीर को और हर फ़कीर को ख्याल रखना चाहिए। यही पैगाम आज के नुक्ता नज़र का। एक ब्रेक लेते हैं, बाद में आर्मी चीफ की तयनाती एक बार फिर ज़ेर बहस है, फैसल वाडा साहब हैं, और फिर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया फ्रांसीसी टीवी को, कहते हैं वज़ीराबाद के बाद भी उनकी जान को ख़तरा है। फिर मौजूदा सूरत हाल पर आर्मी चीफ की तैनाती पर भी तबसरा उन्होंने किया कि वेट एंड सी कर रहे हैं, इस सिलसिले में हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, कर्ज़ों का जो हजम है, वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि घड़ी हो, तोशा खाना हो या लॉन्ग मार्च, इस सब के हंगाम जो इस तरह के संजीदा मामलात हैं, उनको उस तरह से कवरेज नहीं मिल रही मीडिया में जो मिलनी चाहिए। उस पर बात करने के लिए मारूफ सहाफ़ी जनाब शहबाज राना साहब को हमने ज़हमत दी। सर, आप कुछ साथ दिएगा, जरा शामी साहब बात पूरी कर लें। दो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स के दरमियान आपने मुकाबले की बात की थी ना, तो हामिद मीर साहब मैदान में आए हैं, उन्होंने कहा है कि मरियम बीबी ने किसी को थप्पड़ तो नहीं मारा ना। अच्छा, किसी अखबार नवीस को। अच्छा, जनाब चौधरी साहब, तल्ख बात, वो हमारे तल्ख बात। अच्छा, एक मलक तारक अली साहब ने कहा है कि अमेरिका में $50 से ज्यादा मालियत का तोहफा सदर से लेके नीचे तक कोई शख्स वसूल नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है इसमें जो सिफारती अमला, इसमें एक तस्हीह की जरूरत, जो सिफारती अमला है, जो अमेरिका के मुख्तलिफ सिफारती मिशन होते हैं, उनके लिए ये रकम कम है। $50 मेरी मालूमात है कम है कि, और मजमूई तौर पर साल में $500 से ज्यादा के तोहफे नहीं होने चाहिए जो किसी। तो ये पाकिस्तान में भी राइज कर दे, मसले खत्म हो जाए। पाकिस्तान में भी कुछ तब्दीली करने की जरूरत है। जिस बदज़ौकी का मुज़ाहरा अब हमने किया है बार बार, उसके बाद तो फिर ये
पाबंदी लग ही जानी चाहिए। चलिए, अच्छा सर, अर्ज़ ये है कि शहबाज राना साहब जी वो हैं और उनको ज़हमत इसलिए दी है कि इस तरह के संजीदा मामलात पर वो तवज्जो नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो कर्जाजात हैं बैरूनी वो 62 ट्रिलियन रुपयों से ज़ायद हो चुके हैं। इनमें 24% इजाफा हुआ है। जो मुआशी इशारे हैं बड़ी ख़तरनाक मंजरकशी कर रहे हैं, बड़ी ख़तरनाक पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। और ये भी कह रहा है स्टेट बैंक अपने तज्ज़िये में कि PTI हो या नून लीग इनके पास का काम नहीं है। राना साहब पहले तो डिटेल बताएं, ये 24% इजाफा और 62 ट्रिलियन इसका मतलब क्या है, इकॉनमी खड़ी कहाँ है, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। देखें इकॉनमी कहाँ खड़ी है उसका आप इस बात से अंदाजा कर लें कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला था जब IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ था और जो पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें थी वो होना रुक गई थी। लेकिन अब फिर से पिछले कुछ चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि इसमें एक शिद्दत आ रही है इन बातों में कि पाकिस्तान फिर दिवालिया हो सकता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि एक फाइनेंस मिनिस्टर से हम दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर पे गए, एक हुकूमत से हम दूसरी हुकूमत पे गए। मतलब प्रोग्राम खटाई में पड़ गया है। प्रोग्राम सर अभी तक खटाई में इसलिए पड़ा हुआ है कि अक्टूबर में IMF का मिशन पाकिस्तान आना था, उसने यहाँ पे जायजा मुकम्मल करना था, अपनी रिपोर्ट देनी थी और 3 नवंबर तक IMF के बोर्ड ने हमारा जो है $1.1 अरब कर्जे की जो नई किस्त थी वो उसकी मंजूरी देनी थी। तो आज हम बात कर रहे हैं 17 नवंबर भी खत्म हो गई है और अभी तक IMF ने इस बात का फैसला नहीं किया कि उसने पाकिस्तान में अपना मिशन कब भेजना है। राना साहब इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट था IMF से वो पूरी नहीं की। इसकी शामी साहब 2 वजूहात है। एक तो कुछ हमारी कमिटमेंट्स हैं जो हमने पूरी नहीं की और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह सामने आई है कि हमने तो एक शोर डाला था कि पाकिस्तान तबाह हो गया सैलाब से और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मुल्क का आपकी जो है तकरीबन 15% आपका रकबा वो पानी में डूब गया। कहा यह जाता है, दावा था कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद जो सैलाब से मुतासर हुए। जो रिपोर्ट आई वो आई $30 अरब के नुकसानात की और 16 अरब का तखमीना लगाया कि जो पाकिस्तान को चाहिए। अच्छा, अब मसला ये पैदा हो गया, IMF ये कह रहा है पाकिस्तान को कि आपने कहा जो रिपोर्ट आई जिसमें वर्ल्ड बैंक, ADB, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन इन तमाम ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई कि पाकिस्तान को $16 अरब या कुछ 3,500 जो है वो 3.5 ट्रिलियन रुपीस चाहिए। तो IMF आपको ये कह रहा है कि ये जो 3.5 ट्रिलियन जो है उसमें से कितना इस माली साल में खर्च होगा। तो जब वो हम उनको बता नहीं पा रहे, एक तो एक अगर हम उनको बताते हैं तो आपका एक गैप जो है जो अखराजात का और जो महसूलात का वो सामने आ जाएगा। जब वो गैप सामने आएगा तो फिर IMF आपको 2 बातें कहेगा। कुछ तो वो बात आपकी मान लेगा कि ये तो आपका जायज खर्चा है, कुछ आपको कहेगा अपने अखराजात कम करो, तीसरी वो बात कर देगा कि आप अपने महसूलात में भी इजाफा करें। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी तक मामला तय नहीं पा रहे। हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, आज तक इसके ऊपर नहीं क्लैरिटी। और जामी साहब जो आपका सवाल था इतने बड़े कर्जे, अगर ये कर्जों का बात साहब ये बताएं सर, ये कर्जे की बात सुन लें, GDP का कितने फीसद कर्ज हो चुका है इस वक्त? सर देखिए इस वक्त जो इंटरेस्टिंगली कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की उसमें एज % ऑफ GDP जो है उसका तखमीना नहीं दिया गया उसके अंदर, वो उन्होंने ब्लैंक वहां पे छोड़ दिया बिल्कुल। तो मैंने भी इस चीज को कल नोट कर मैंने फिर डेलिबरेटली नंबर्स तो आप और मैं भी एस्टिमेट कर सकते हैं GDP का कितना बनता है। तो मैंने कहा किसी वजह से अगर ये छोड़ा है तो लेट इट गो ताकि ये फिर खुद जस्टिफिकेशन दे। क्योंकि जब GDP के जो बात करते हैं कि कर्जों का जो हजम है आपकी मैशत के उसके कितने फीसद बराबर है, तो फिर उस पर थोड़ी सी हुकूमत को एक फेस सेविंग हो जाती है। नहीं देखें ये 70% है, पहले ये 72% था। तो जब स्टेट बैंक खुद नहीं बताना चाह रहा है कि 72 से 70 हो गया, ये 70 से 75 हो गया है, तो उस ये गवर्नमेंट की फेवर में आर्गूमेंट जाता था जो अब नहीं है। ये बात इसलिए कही जाती थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो कर्जों का जो कि आर्गूमेंट भी आपको याद है कि पिछले 4 साल जो PTI की हुकूमत में रहा है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है हम बर्दाश्त कर सकते हैं एज % ऑफ GDP जो शामी साहब बात कर रहे हैं। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान के साथ हालात हैं, पाकिस्तान का अगर टोटल जो इसके कर्जे हैं हुकूमत के, अगर इसके GDP के आधे भी हों, 50% भी हों, तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मगर ये बताएं राना साहब, ये 62 ट्रिलियन में डॉलर में कितने हैं और रुपए में कितने हैं? डोमेस्टिक लोन कितना है? देखिए ये जो टोटल इस वक्त जो 62 ट्रिलियन का कर्जा है इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों शामिल है। अब इस 62 ट्रिलियन के अंदर 52 ट्रिलियन जो है रफली वो है हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे में कर्जा है। अच्छा, इस 52 के अंदर तकरीबन जो है वो 31 ट्रिलियन जो है वो गैर मुल्की कर्जा है। अब 26 ट्रिलियन के करीब है और जो डोमेस्टिक है वो आपका 31 है। 51 या 52 का नंबर आपका टोटल आता है। मैं आपको मोटे नंबर बता रहा हूँ। चलिए मसला आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ
کہ جو غیر ملکی قرضہ ہے پاکستان کا اس میں ڈالر ٹرمز میں پچھلے 3 ماہ میں تقریباً $3 ارب کی کمی ہوئی ہے. باوجود اس کے چونکہ آپ کے روپے کی بے قدری ہو گئی, روپے میں وہ قرضہ آپ کا بڑھ گیا. تو یہ ایک ایسا آپ کیچ اور جو سب سے باٹم لائن جس کو سمجھنے کی اچھا آپ مختصر یہ فرمائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بس کا کام بھی نہیں ہے, نون لیگ کے بس کا بھی کام نہیں ہے, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک تو تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں, آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا یہ اسٹیٹ بینک نے نکالا ہے, یہ مطلب میں ایک اسیسمنٹ اپنی خبر کے اندر دی تھی کہ دونوں ہی فارغ ہو گئے, ان سے قابو نہیں آ رہا. اس کا نقصان جو ہے جس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو قرضہ ہے اس کے قرضے کے اوپر صرف سود کی ادائیگی کے لیے جو حکومت پاکستان کے ذمہ قرضہ ہے, اس کے اوپر صرف قرضے کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے پہلے تخمینہ تھا 4000 ارب روپے چاہیے. اب بجٹ کے صرف 4 ماہ بعد یہ نمبر آ گیا کہ شاید 4000 نہیں جی, یہ تشویشناک صورتحال ہے, سیاسی استحکام آپ کا جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ اسی کی نظر ہو جائے گا. جی 63% جو ایف ڈی آر کے ٹیکسز ہیں وہ صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے اور بجٹ کا آدھا. بہت شکریہ رانا کیا صاحب. چیز بیچ کے پھر اتاریں اس کو, یہ تو تشویشناک اب بیچنے سے بھی کچھ نہیں بات بنے گی, بات اسے آگے چلی گئی ہے, پنڈی کی طرف چلی گئی. بہت شکریہ, بہت اہم بات آپ نے کی, اور یہی نقطہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی اس میں سیاسی استحکام از حد ضروری ہوا چاہتا ہے. عدم استحکام کی صورت میں معاشی اشاریے بہتر نہیں ہوتے. کمرے ہمت کسیں گے تو پھر لوگوں سے کوئی ریسکیجول بھی کرا لیں گے, پھر مقابلہ بھی کر لیں گے, کوئی اکانومی بڑھے گی, سائز بڑھے گا, گروتھ ہوگی تو قرضے بھی کم ہو جائیں گے پرسنٹیج کے اعتبار سے. یہ بھی تو دیکھیں نا, اب تو ہمارے یہاں تو اب آپ کا گروتھ بھی تو کم ہوئی ہے نا. ہمارے یہاں تو بحث ہے نیا آرمی چیف کون ہو, 5% 6% سے اب 2% پہ 2.5% پہ ہیں, تو اس سے بھی آپ کے قرضے بڑھ گئے نا. تو سر پھر سیاسی استحکام از حد ضروری ہوا چاہتا ہے نا. از حد ضروری ہوا جاتا ہے, تو اب ہم نے تو نہیں پیدا کیا نا. اب زرداری صاحب اسلام آباد چلے گئے ہیں, سنا وہ بھی مشاورت کریں گے. خان صاحب تانے دے رہے ہیں کہ اور بھی جو کرمنل بیٹھے ہیں جیلوں میں ان سے مشاورت کر لیں. اور کیا ویسے اب وقت ختم ہو گیا, اگلے ہفتے میں تفصیل سے بات آپ سے کروں گا کہ یہ نئی تعیناتی سے استحکام آ جائے گا. ہفتے تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہو. اچھا چلیے ایک بریک. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک لیے نقطہ نظر سے اجازت. اللہ حافظ.